हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको इजराइल फिलिस्तीन जंग और उसके आसपास जितने भी और जंगें हुई हैं, जो वाकयात हो रहे हैं, जो इसमें मुसलसल बदमाशियां हो रही हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ जानकार लोगों से भी मुलाकातें कराते हैं, ताकि हर पर्सपेक्टिव से आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे। आज हम एक बार फिर जाने माने फिलिस्तीन के लिए एक्टिविस्ट, इंडो पैलेस्टाइन सॉलिडरिटी फोरम के जनरल सेक्रेटरी, फाउंडर जनरल सेक्रेटरी फिरोज मीठी बोरवाला साहब से बात कर रहे हैं, जो इस जंग के शुरू से ही नहीं बल्कि बहुत पहले से, कई दहाइयों से वो फिलिस्तीन के इशू पर लगातार एक्टिव हैं, इंटरनेशनल सतह पर भी और नेशनल सतह पर भी। आज फिरोज मीठी बोरवाला साहब से जो पूछना है वो ये है कि आखिर ये जंगबंदी की जो बातें हो रही हैं, इतनी वो मायूस होकर के आए हैं नेतन्याहू वापस, और जंगबंदी का ऐलान नहीं हो सका। आखिर इसमें कहां बात अटकी हुई है? इसके अलावा ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि कितनी एक एक फ्लोटिला गाजा को इमदाद पहुंचाने के लिए एक जहाज निकला है, किश्ती, बड़ी किश्ती कह सकते हैं उसको, वो इटली से निकला है। इस बार वो पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? आप भी फ्लोटिला में जा चुके हैं, 2010-11 में 2 बार आप गए, एक गाजा के लिए फ्लोटिला, उसके अलावा मार्च टू जेरूसलम। तो उन इलाकों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इशू को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और आप उनको काफी पसंद भी करते हैं। फिरोज मीठी बोरवाला साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। क्या कुछ है, अब कहां बात अटकी हुई है? जंगबंदी होगी नहीं होगी? ट्रंप साहब मेरे ख्याल से पिछले कई महीने से यही कह रहे हैं कि बस 1 हफ्ते में होने वाली है, 10 दिन में होने वाली है। क्या कुछ है जो ट्रंप के हाथ से भी बाहर है? क्या एक एक चीज और आ रही है ईरान की तरफ से कि ईरान वाले मामले में तो इसराइल अमेरिका को डिक्टेट कर रहा है, ये इल्जाम लगाया वहां के फॉरेन मिनिस्टर ने। अब ये हमास के साथ जंगबंदी क्यों नहीं हो पा रही? कहां बात अटकी हुई है? क्या लगता है आपको? में दो तीन लेवल की बातें हैं। एक तो ये तो क्लियर है कि नेतन्याहू कोई जंग बंदी के पक्ष में नहीं है। उनका वही बोलना है कि हम लोग का जो एजेंडा है वो हमास को खत्म करना है और गाजा को टेक ओवर करेंगे और वहां से लोगों को निकालेंगे, ये उनका टारगेट है। और हॉस्टेजेस की तो बात चलती रहती है। तो द पॉइंट इज के अभी जो नेतन्याहू बोल रहे हैं कि ये सीज फायर होगा मगर हमास को खत्म, हमास अपने हथियारों को दे दे, हमास पूरी गाजा से निकल जाए, ये उसका सीज फायर का मतलब है। और नेथन्याहू बोल रहा है कि रफा में जो साउथ गाजा है वहां एक कंसंट्रेशन कैंप बना रहा है, मॉरल कंसंट्रेशन कैंप। हम्म, मतलब आप सोचो क्या टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है। हम्म, क्योंकि जैसे आईडीएफ को दुनिया का सबसे मॉरल आर्मी बोलते हैं, जो दुनिया का सबसे ज्यादा हिंसक क्रूर आर्मी जो है, नाजी जर्मनी से ज्यादा, हिटलर के ट्रूप से ज्यादा भी, वो आज इसराइल की आर्मी है। वो दिख रहा है सबको। तो नेथन्याहू का एजेंडा ये है कि रफा में कंसंट्रेशन कैंप बनाया जाए, पूरी आबादी को एक जगह पे बसाया जाए। और बसाने के पीछे वो उसके टर्म्स और कंडीशंस है कि जो वहां आएगा वो वहां से निकलने के लिए आएगा, और जो अंदर आएगा उसी को खाना मिलेगा। हम्म, तो स्टारवेशन का जो हथियार वो लोगों ने इस्तेमाल किया है कि पानी पीने की जगह पे भी बम डालेंगे, खाना खाने के लिए जब लोग जमा होंगे तो वहां भी बम डालेंगे। ठीक है। तो उनका है कि साउथ गाजा में जिन जिन को निकलना है वो वहां आ जाए, उनको खाना पीना भी मिलेगा, और फिर वहां से उनको हम और देशों में भेजेंगे जो उनका एजेंडा है। तो ये है नेथन्याहू का सीज फायर। हम्म, जहां तक ट्रम्प की बात है, अ, ये आप अभी नोट कीजिए, ट्रम्प तो और भी पहले से वीक हो चुका है। तो ट्रम्प की तो बात कोई चलेगी नहीं, क्योंकि जब नेथन्याहू भी गया था, ये तीसरी बार गया है पिछले 4-5 महीने में, ट्रम्प नेथन्याहू ट्रम्प को मिलने। तो ट्रम्प को किसी प्रेस वाले ने पूछा कि सीज फायर के बारे में क्या करना है आपको।
और पैलेस्टीन स्टेट के बारे में अब क्या बोलना है। तो ट्रम्प बोलता है कि दुनिया का जो सबसे महान लीडर है, ग्रेट लीडर है, वो आपको उसका आंसर देगा। मतलब ट्रम्प की औकात भी नहीं है नेतन्याहू के सामने कुछ बोलना कि पैलेस्टाइन का क्या होने वाला है। तो इसका मतलब है कि ट्रम्प की सरकार ने तो टू स्टेट सॉल्यूशन की बात छोड़ दी अभी। मतलब बोलने के लिए भी नहीं बोल रहे, बहुत पहले से ये सब खत्म हो गया था। मगर अभी ट्रम्प की औकात या अमेरिकन सरकार की औकात इतनी भी नहीं है कि बोल दे कि नहीं टू स्टेट सॉल्यूशन होगा, सीज फायर के को लेकर हम लोग लगे हैं। नेतन्याहू जो डिक्टेट करेगा वही होना है। और मैं आपको बता रहा हूँ वापस क्यों। मैं लगातार इतने सालों से बोल रहा हूँ कि अमेरिकन पॉलिटिक्स पूरी की पूरी इजराइल कंट्रोल करती है। पैसे से पता है, क्रिश्चियन जायनिज्म दूसरा तरीका है। मगर जो सबसे इंपॉर्टेंट मामला है, जो स्ट्रेटेजी मोसाद और सीआईए की बनी कि एक जेफरी एप्स्टाइन करके एक मोसाद का जो एजेंट, एक छोटा मोटा आदमी था अमेरिका में। मतलब आज वो बिलियनर बन गया। उसके मैंशंस बन गए, फ्लोरिडा में एक स्पेशल मैंशन, उसके प्राइवेट जेट्स। वो ये अमेरिकन टॉप हॉलीवुड पॉलिटिकल लीडर्स, कॉर्पोरेट मीडिया बैरन्स, और सिर्फ अमेरिका के नहीं, दुनिया के बहुत बड़े बड़े लोगों को वो अपने आइलैंड पे लेके जाता था। और वहां चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चल रहा था। छोटी बच्चियों के साथ सेक्सुअल एक्ट्स में सबको वीडियो बन चुके हैं। ओके। उसमें रॉबर्ट मैक्सवेल करके जो मोसाद का टॉप एजेंट, उसने पूरा रैकेट चालू किया था। उसकी बेटी गिजलिन मैक्सवेल और बाद में जेफरी एप्स्टाइन ये पूरा रैकेट चला रहे थे। इसी इसी फैमिली लीनेज से एंथनी ब्लिंकन भी आता है, जो बाइडेन की सरकार को चला रहा था। अभी पता चला कि कैश पटेल जो एफबीआई का चीफ है, उसकी जो वाइफ है वो भी इजरायली एजेंट है, यूनिट 8200 की। कैश पटेल की भी वाइफ, कैश पटेल की उम्र 45 की, उसकी वाइफ 26 साल की है। और वो यूनिट 8200 जो इजरायली टॉप साइबर सर्वेलेंस यूनिट है, उसकी वो है। और वो कैश पटेल की वाइफ है। ओके। और कैश पटेल को लाया गया था, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि हम लोग डीप स्टेट को खत्म करेंगे, और जितनी फाइल्स है जो अभी तक दबा के रखी थी डेमोक्रेटिक पार्टी ने और एफबीआई ने, वो सब हम लोग निकालने वाले हैं। तो जेफरी एप्स्टाइन का मुद्दे में ट्रम्प बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं। क्योंकि ट्रम्प ने बोला था कि ये सब फाइल रिडेक्ट होने वाली थी, 9/11 की फाइल, जॉन एफ कैनेडी की फाइल और जेफरी एप्स्टाइन फाइल, ये तीनों में इजराइल लॉबी के लोग हैं। मोसाद ने ही और सीआईए ने मिलकर जॉन एफ कैनेडी को 1963 में असैसिनेट किया था। जॉन एफ कैनेडी इजराइल के पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक रहे थे। उसके और भी कारण थे असैसिनेशन के, मगर ये तो बहुत बड़ा कारण था। 9/11 हम लोग सब लोग जानते हैं कि मोसाद और सीआईए ने इजराइल लॉबी ने करवाया। ठीक है। और तीसरी जो सबसे बड़ा ब्लैकमेल का रैकेट था, जहां सब कंट्रोल में थे उनके, वो जेफरी एप्स्टाइन फाइल। जब नेतन्याहू पहुंचा, नेतन्याहू ट्रम्प को मिलने, उसी दिन ट्रम्प ने कहा कि ये मुद्दा भी खत्म हो गया। उसकी जो अटॉर्नी जनरल है पैम बॉन्डी, जो एक हफ्ते पहले बोल रही कि जेफरी एप्स्टाइन के फाइल मेरे टेबल पे, अभी हम लोग सब इसको पब्लिक करने वाले हैं, उसने बोला वो फाइल में कुछ नहीं है, खाली चाइल्ड पोर्नोग्राफी के है, कोई क्लाइंट लिस्ट नहीं, उसमें किसी के नाम नहीं। ओके। तो पॉइंट इज के अभी ट्रम्प इतना घिर चुका है अपने लोगों से, क्योंकि उसके जो सपोर्टर है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले, उनको लगा था कि ट्रम्प सब एक्सपोज करेगा। अरे वो भी मूर्ख है, ट्रम्प खुद इसमें रेपिस करके है, खुद चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन में उसके खिलाफ सबूत है। ओके। उसके खिलाफ कोर्ट में भी स्टेटमेंट छोटे बच्चियों ने दिया है। ओके। तो ये सब चीजें, केटी जॉनसन था उसका नाम शायद, क्या ये सब चीजें भी। ये लोग क्या इतने गले सड़े, इतने बुरे लोग हैं कि पूरे मुल्क को चला रहे हैं सब? अरे सब, बड़ी दिलचस्प बात पिछले दिनों आई थी अमेरिका से, शायद विटकॉफ ने कही थी, मुझे याद पड़ता है। विटकॉफ ने ये कहा था कि ये पहला मौका है कि जो आदमी अमेरिका का प्रेसिडेंट है वही इजराइल का प्राइम मिनिस्टर भी है, यानी सारी ताकत जो है वो ट्रंप के हाथ में है। ये बात वो ऑन रिकॉर्ड कह के गया। अब आप जो बता रहे हैं वो ये कि ये सारे ही इतने गंदे लोग हैं कि चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन में ये लोग लिप्त हैं, और न सिर्फ लिप्त हैं बल्कि एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं फाइलें गायब करने में। तो ये क्या मुल्क चलाएंगे? कौन सी दुनिया में चलाना चाहते हैं? कहां जाना चाहते हैं? पॉइंट यही क्लियर है ना कि जो लोग समझते हैं कि इसराइल का प्रॉक्सी अमेरिका इसराइल, मतलब अमेरिका इसराइल को चलाता है, हम लोग तो समझ गए कि इसराइल अमेरिका को चला रहा है।
ये दुनिया के इतिहास में ये पहली बार दिख रहा है कि जिसको बनाया वही आज तो आपको चला रहा है। इसराइल आज ब्रिटेन को भी चला रहा है, इसराइल आज अमेरिका को भी चला रहा है, इसराइल ऑस्ट्रेलिया कनाडा ये जितने वेस्टर्न कंट्रीज है, ओके, ये बिल्कुल इसी सबको ये बिल्कुल इसराइल अभी चला रहा है। बिल्कुल बिल्कुल इसी किस्म का एक बयान ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची का आया है आज ही। उन्होंने ये कहा है जी, कि इसराइल की उंगलियों पर नाच रहा है अमेरिका ईरान से बातचीत के मामले में। इसराइल ये एग्जैक्टली, तक बताता क्या बात करो क्या ना करो। और मुझे एग्जैक्टली। याद है, मैं आपको एक अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि ईरान ने बहुत एहतियात की थी इनडायरेक्ट बातचीत करने की और ओमान के जरिए करने की। और अगर वो वहाँ स्पेन में भी अगर बात हुई तो वहां भी ओमान के एम्बेसडर के घर के यहाँ हुई, घर के अंदर हुई। और उसमें मुझे तेहरान से लोगों ने बताया था कि ईरान की पूरी कोशिश है कि इजरायली खुफिया एजेंसी के लोग ना पहुंच पाए, ऐसी जगह बात होनी चाहिए। अब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि इजराइल ही कंट्रोल कर रहा है पूरी तरह से अमेरिका को कि ये ईरान से वो ये क्या बात करे। जी। ये खुलकर बातें आ रही है। अभी तो देखो, टकर कार्लसन ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी। मैं बार बार इसका नाम लेता हूँ क्योंकि ये सब प्रो इजराइल लोग थे इस जमाने में। हम्म। ओके, तो टकर कार्लसन जो लीडिंग कॉन्जर्वेटिव जर्नलिस्ट है अमेरिका में, जो फॉक्स न्यूज के चेहरे थे उसको निकाला, क्योंकि रशिया यूक्रेन के वॉर पे भी उसने रशिया का साथ दिया और गाजा के साथ पे भी उसने बहुत सारे सवाल खड़े किए। टकर कार्लसन ने क्लियर कट बोला है कि एक फॉरेन कंट्री हमारे देश को चलाती है। जेफरी एप्स्टाइन के पूरे कांड में वो फॉरेन कंट्री शामिल है, हम लोग उसका नाम क्यों नहीं लेते। मोसैड इस पूरे जेफरी एप्स्टाइन के ब्लैकमेल रिंग को चला रही है, ये टकर कार्लसन ने बोल दिया है। ये लगातार अभी ये बात देखो, 7 अक्टूबर ने बहुत बड़ा काम कर दिया है। 7 अक्टूबर को जो पूरा रेवोल्यूशन चालू हुआ दुनिया में, मेरा बोलना है कि इसराइल ने गाजा को खत्म किया है और गाजा ने इसराइल को खत्म कर दिया है। अब समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और जो इसराइल ने गाजा को तो बिल्डिंगें खत्म कर दी, बरोबर ना, पूरा मतलब बिल्डिंग अस्पताल स्कूल इंसानों को मारा है। गाजा ने जो काम कर दिया है कि इसराइल का जो दुनिया में जो स्टैंडिंग था एज अ हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर और सिंपैथी और एक पावरफुल मिलिट्री और बहुत अच्छा कंट्री डेमोक्रेसी, वो सब खत्म हो चुका है। यानी और इससे आइडिया ये बात आइडिया आइडिया ऑफ इसराइल जो है वो डूब चुका है, वो खत्म हो चुका है, जिस तरह से आइडिया ऑफ इसराइल को फ्लोट किया गया था। ये ये एग्जैक्टली, हमास ने एक बहुत बड़ा काम किया है। ये बिल्कुल एक ऐसी तारीख रकम हो रही है जो वाकई शायद दोबारा कभी देखने को नहीं मिलेगी। पूरी दुनिया में हालात इस तेजी से बदल रहे हैं। अच्छा इसमें से इसमें। जी। इसमें से ये बात आ गई। हाँ इसराइल लॉबी को भी सब लोग ब्लेम कर रहे हैं कि हाँ। इसराइल हमारे देश को चला रहा है। पहले हम्म कोई खुलकर नहीं बोलता था, सब लोग जानते थे। हम्म कुछ यहाँ वहां कुछ पॉलिटिकल लीडर्स बोलते थे, कुछ मीडिया वाले बोलते थे। अभी वहां की जनता बोलने लगी कि ये बंद करो, इसराइल हमारे देश को नहीं चला सकती, फॉरेन पावर है। हम्म दूसरी जो बात हुई है कि अभी ये जो इसराइल लॉबी का होल्ड था उनके इंटेलेक्चुअल्स का, मीडिया का, वो भी टूट चुका है। हम्म अब एक अलग किस्म के कैडेंस ओवेंस, टकर कार्लसन, उस किस्म के लोग उभर कर आ गए। न्यूयॉर्क टाइम्स का कुछ नहीं चल रहा है, सीएन का कुछ नहीं चल रहा है, अभी ये कुछ नहीं चल रहा है। तीसरी जो बात टकर हुई है टकर टकर कि कार्लसन ने अभी इसराइल का जो टकर कार्लसन इसराइल का जो मैं अपने जी, दर्शकों को बता हाँ, दूं कि टकर कार्लसन ने अभी पिछले हफ्ते ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान से फिनिश किया, इंटरव्यू किया है। और वो काफी एग्जैक्टली। अहम इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने बहुत ही मजबूती के साथ ये कहा कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, इलाके में हम अमन चाहते हैं, लेकिन लेकिन इस तरह से नहीं जिस कीमत पे ये चाहते हैं कि हम झुक करके बात करेंगे, वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। जी आप अपनी बात जारी रखें। जी, जी। और जो तीसरा काम जो गाजा के रेवोल्यूशन ने किया है, ओके, 7 अक्टूबर के अपराधी ने किया है कि जो टालमुडिक जुडाइज्म का जो एजेंडा है, ग्रेटर इजराइल, वी आर द सुप्रीम पीपल, हम ही सर्वश्रेष्ठ इंसान दुनिया में और हम ही दुनिया पे राज करने के लिए आए हैं, ये जो इनके धर्म ग्रंथों में है, तोरा में है, तालमुद में, ये सब भी एक्सपोज हो रहा है। खुलकर ये बातें हो रही, पहले दबे लफ्जों में होती थी, लोगों को पता नहीं था, मगर ये खुद अभी ये रबाइज वगैरह खुद ये सब बातें बोल रहे हैं। तो बहुत अलग अलग लेवल पे इसराइल का जो एंड ऑफ स्टोरी हो रहा है, क्योंकि देखो स्टेट कोलैप्स होता है ना, स्टेट कोलैप्स होने के पहले उनकी आइडियोलॉजी कोलैप्स होती है। तो जायनिज्म कोलैप्स हो रहा है, जूडाइज्म कोलैप्स हो रहा है, तालमुडिक जूडाइज्म कोलैप्स हो रहा है, ये सब। और उसके साथ उनकी आर्मी भी कोलैप्स हो रही है।
आप समझ लीजिए, जो रोज 50 को मार रहा है इसराइल, 50 को 50 बच्चों को यहाँ मारेगा, 50 लोगों को वहां मारेगा, मगर उनकी जो आर्मी है वो हमास के सामने टिक नहीं पा रही है। क्योंकि दो चीजें हो रही है आज गाजा के अंदर, एक है स्टैलिनग्राड और दूसरे आइवोजीमा। स्टैलिनग्राड मतलब पूरा अर्बन सेंटर है, अर्बन ड्रोन्स के आप लड़ रहे हैं, पूरा खंडर है, उसमें आप आके लड़ लो हमारे साथ, ठीक है। तो उसके सामने तो लोग टिक नहीं। आज तक मुझे एक इसराइल का वीडियो नहीं मिला है या इसराइल का आर्मी उनको आमने सामने हरा रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है मुझे आज तक नहीं। हमास के वीडियो मिल जाते हैं, उनको टैंक उड़ा रहे हैं, उनको एम्बुश में मार रहे हैं, आज भी मिल जाते हैं। इसराइल का एक वीडियो मुझे मिला नहीं, उनके चोरी वाले मिल जाते हैं, घरों में जा रहे हैं, लूट रहे हैं, वो सब मिल रहा है, ठीक है। और आइवोजीमा का मतलब हुआ कि, और वियतनाम में वो हुआ था कि जमीन के अंदर टनल में चले गए थे और निकल कर आते थे और इनको पता भी नहीं चलता था। तो स्टैलिनग्राड वियतनाम का पूरा एक पैटर्न पे लड़ाई हो रही है। और गाजा में इन लोग की कोई जीत की उम्मीद है ही नहीं इसराइल को। नेतन्याहू ने 2 महीने पहले बोला था 2 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा, कुछ दूर दूर से खत्म नहीं हो रहा है। इतना है कि जितना वो लोगों को मारेंगे, जितने वो कबर खोदेंगे, इसराइल अपनी कबर खोद रहा है, बड़ी कबर खुद रही इसराइल। इसलिए लोग जरा भी, दुख तो हम सबको हो रहा है ये देख देख के, न्यूज रोज आ रही है, मगर गाजा के लोगों का हौसला देखे, वो नहीं सरेंडर हो रहा है। हम उनको समर्थन करते रहे, सोशल मीडिया में लिखते रहे और अपना काम उनके सपोर्ट में करते रहे। इसराइल का अंत दूर नहीं है, मैं लगातार बोल। वो आप कई बार हमसे पहले भी कह चुके हैं कि 2028 से आगे नहीं जाएगा इसराइल, उससे पहले पहले खत्म हो जाएगा। तो ये अब इसराइल की तबाही की स्पीड जो है वो और तेज हो गई है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी जी, होगी, क्योंकि देखिए ईरान की तैयारी आप देखिए, हाँ। चाइना से तो उससे तुरंत हथियार ले लिया। एक्चुअली ईरान को चाइना से पहले J-10FC फाइटर्स वगैरह, J-10C फाइटर लेने चाहे थे। रशिया से भी ले रहा है। अभी एक खबर भी आई थी कि रशिया का एक बड़ा प्लेन आया था, बहुत सारे हथियार देके गया है। तो आई एम श्योर कि रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया सबसे हथियार तो आ ही रहे। और ईरान के पास सबसे एडवांस मिसाइल्स तो दुनिया में ईरान के पास है। जो ड्रोन्स और मिसाइल ईरान के पास है, वो टेक्नोलॉजी तो किसी की बात नहीं है, ठीक है। खाली जेट फाइटर्स की जरूरत थी, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स की कुछ हद तक जरूरत थी। एक बार वो आ गया तो इसराइल के पास उसका कोई जवाब ही नहीं है, ओके। दूसरा जरा हमको देखना होगा कि एक्चुअली एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस में अभी लेबनान पे बहुत दबाव है। पूरा कंसंट्रेशन लेबनान पे है कि हिजबुल्लाह अपने हथियार सरेंडर करे। हिजबुल्लाह सरेंडर नहीं करने वाला, ठीक है। उनको धमकी भी दी जा रही है कि जोलान की आर्मी, आईसिस और अलकायदा की आर्मी आएगी और लेबनान पे हमला करेगी और लेबनान को खत्म करके सीरिया में ले लेगी। मगर वो क्रिश्चियन, ये बनाया गया था लेबनान यहाँ के क्रिश्चियंस के लिए। तो वो तो बाद में जो अमेरिका का एम्बेसडर है, जो है बहुत ही खतरनाक मामला है, वो लेबनीज क्रिश्चियन एक्चुअली, तो उससे वापस अपना स्टेटमेंट भी ले लिया था, ओके। तो द पॉइंट इज के अगले 2-3 महीने में हिजबुल्लाह पे पूरा आक्रमण की तैयारी है। मगर मेरा मानना है कि वो सिविल वॉर नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो सीरिया की बात करें कि सीरिया से हमला होगा। लेबनान के सुन्नी शिया क्रिश्चियन नहीं लड़ने वाले, ठीक है। दूसरा आप देखोगे कि सीरिया के अंदर अभी ड्रूज और जोलानी के जो अलकायदा आईसिस के लोग हैं, उनके बीच में भी बहुत बड़ी लड़ाई हुई है, वो अभी भी चल रही है। तो ड्रूज, अलवी और क्रिश्चियंस पे बड़े हमले हो रहे हैं आज भी सीरिया में। अभी भी मामला थमा नहीं है। और मेरा मानना है कि जैसे जैसे एक्सिस और मजबूत होगा, ईरान की जीत के बाद सीरिया में जो लोग नेशनलिस्ट है उनको भी ताकत मिली होगी कि कब एक उठाव हो और जोलानी जैसे जो ट्रेटर्स है, क्योंकि जोलानी और इसराइल बहुत करीब आ चुके हैं। एर्दोगान भी उसमें एक रोल प्ले कर रहा है, अजरबैजान भी एक रोल प्ले कर रहा है। अजरबैजान, तुर्की, इसराइल और जोलानी, ये जो पूरा अलायंस है वो डेंजरस एलिमेंट है। अभी इराक में कुछ हुआ था, वो समझना और भी जरूरी है अहमद काज़मी साहब, कि बरजानी के खिलाफ एक अपराइजिंग हुआ था और एक कबीले का। तो क्या बरजानी पे ईरान अभी, ईरान और इराक के फोर्सेस और दबाव डाल रहे हैं कि तुम भाई सीधे रहो, ज्यादा इसराइल और तुर्की मत करो, ओके। तो ये भी देखना है कि एक्चुअली, क्योंकि हिजबुल्लाह, हस्टल शाबी और कतैब हिजबुल्लाह पे बहुत ही दबाव है और वो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो कुर्दिश एलिमेंट जो तालिबानी वाला है वो प्रो ईरान है, बरजानी ज्यादा प्रो टर्की और प्रो इसराइल बहुत ज्यादा है। मगर वो इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्सिस का। जैसे सीरिया गया है वैसे पूरा का पूरा इराक तो नहीं जा सकता, नहीं जाने वाला, ओके। तो इराक को कैसे मजबूत किया जाए और सीरिया में एक ताकत को खड़ी की जाए जिसमें से एक उठाव हो जोलानी के खिलाफ। और वो कुछ महीने के अंदर मेरा तो मानना है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। जितना जोलानी इसराइल के करीब आएगा और जितना वो वहां से सरेंडर करेगा, इतना ही सीरिया के अंदर भी उठाव होने की गुंजाइश दूर नहीं, मेरा मानना है।
सीरिया में कई तरीके से कोशिश की जा रही है एथनिक टकराव पैदा करने की। अभी 2 दिन पहले एक कोई सीनियर बड़े जाने माने शिया आलिम दीन को भी होम्स में कत्ल किया यस। गया है, ये भी एक खबर आई जी। है। हालांकि हम चाहते ये हैं कि किसी भी यानी मसलकी टकराव की हम बात ना करें, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें बतानी पड़ती हैं। लेकिन अब आपने कहा आपने कि उस बात की, अरे सीरिया के दो जनरल्स थे जिन्होंने इसराइल को 1967 में रोका था माउंट हर्मोन लेने से, गोलान में उनको कुछ हद तक रोका था। वो जोलानी के गुंडों ने तो उनको भी जाके मार डाला है। ये किस्म के लोग हैं लोग। जी ओके, जी तो जी। उनको सीरिया से कोई प्रेम नहीं है। ये जोलानी तो शायद यहाँ का पैदाइश भी नहीं, वो सऊदी पैदाइशी है। उसको तो बिठाया गया है। ओके, बिल्कुल तो बिल्कुल। आई थिंक इसलिए सीरिया में उठाव जरूर होगा इस किस्म के एंटी सीरियन फोर्सेस के खिलाफ। यमन बहुत बड़े तरीके से लड़ रहा है। यमन के पास कुछ और भी मिसाइल आ चुके हैं, तो रेड सी उसके कंट्रोल में है। और ये लोग यमन को डील नहीं कर पा रहे। यमन दुनिया का गरीब से गरीब देशों में है, वहाँ स्टारवेशन लेवल्स है। मगर यमन जो लड़ रहा है वो दुनिया के लिए एक सबक है। बिल्कुल जो बिल्कुल। हुती अंसारुल्लाह जो कर रहे और हैं अब अब वो एक नए फेज में है, एक नया जी। फेज। अब से पहले तो वो हमले करके धमकी दे के भगाता था जहाजों को, अब वो डुबाना हाँ, शुरू कर दिया है। वो दो डुबाना शुरू जहाज कर दिया। उसने डुबाए हैं। और किस टेक्नोलॉजी से डुबाए हैं, वो जो वीडियो दुनिया के सामने आई है वो बहुत ही सरप्राइजिंग थी। बिल्कुल ऐसे जैसे टाइटैनिक डुबाया गया, वो तकरीबन उस तरह से हाँ। उन्होंने नीचे से बम धमाके किए और उसको बीच में से गिरा, अरे तोड़ दिया और गिरा दिया। तो वो, और वो कह रहे हैं कि हम बदलने वाले नहीं है, जब तक आप गाजा पर हमले जारी रखेंगे, उसको घेराव यस। जारी रखेंगे, हम इसी तरह से हमले करते रहेंगे। अच्छा, जब इतनी मजबूती से लड़ रहे हैं तो ये क्या बात करते होंगे, मतलब जो मैं थोड़ा सा और समझना चाह रहा हूं थोड़ा सा। जब जब ट्रंप और नेतन्याहू जब आपस में मिलते होंगे या क्लोज डोर मीटिंग होती होगी, उसमें कहां बात अटक जाती होगी, क्या लगता है आपको? नहीं, आई थिंक अमेरिका में नेतन्याहू भी कुछ भी कर ले, मगर अमेरिका में एक एंटी इसराइल मूड बहुत स्ट्रांग है हम्म कि हम लोग इसराइल के लिए अभी और एक वॉर में नहीं जाएंगे। हम्म ये ट्रम्प की भी औकात नहीं है कि वो खुद एक निर्णय ले ले, क्योंकि पब्लिक सेंटिमेंट अभी बहुत एंटी इसराइल है। हम्म इसलिए नेतन्याहू मैनेज नहीं कर पा रहा है, हम्म वो वाली बात। ओके, और इसमें कहा कि गाजा के कारण वो हो रहा है कि वो अभी समझ में आ चुकी है कि ये बातें चल रही है, इराक की वॉर, सीरिया की वॉर, यूक्रेन की वॉर, ये सब जूइश लॉबी के कारण हो रहा है। भाई हम लोग कब तक करेंगे? बिल्कुल ओके, बिल्कुल। मतलब अमेरिका का पैसा सेटलर में जा रहा है, सेटलर्स को कोई काम करने की जरूरत नहीं है, उनके हेल्थ फ्री, एजुकेशन फ्री, घर फ्री, और अमेरिका में लोग सड़कों पे जी रहे हैं। ओके, तो वो सब उनको दिख रहा है। इसलिए इसराइल के खिलाफ गुस्सा बहुत है कि ईरान पे हमला करने के लिए नेतन्याहू को और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कोई बड़े आतंकवादी हमले के बिना वो होने वाला नहीं, या ट्रंप को मरवा देगा, क्योंकि ट्रंप अभी तो इतना यूजलेस हो चुका है रिपब्लिकन पार्टी के लिए भी, कि पता नहीं अभी नेतन्याहू आगे क्या प्लान करेगा। तो यानी एक यानी बहुत बड़ा यानी 9/11 टाइप यानी ये होगा। खुद हाँ, नेतन्याहू ही ट्रंप का कत्ल करा सकता है, मतलब आपका ये अंदाजा है? ये तो आ ही चुकी थी बातें, क्योंकि ट्रंप का मेमो भी था कि अगर मुझे कोई मारेगा तो ईरान ने मारेगा। हाँ। तो ये तो क्लियर कट है, क्योंकि यही जॉन एफ कैनेडी का असैसिनेशन किया है। यूएसएस लिबर्टी 1967 में खुद एक अमेरिका की स्पाई बोट को लोगों ने डुबा डाला था। हम्म 37 यूएस सोल्जर, नेवी पीपल को मरवा डाला था। तो ये लोग तो खुद भी कर सकते। 9/11 जिससे करवाया ये पूरे इसराइल लॉबी ने, ठीक है। हम्म ये तो भाई खुलकर बातें हो रही है। कैडेंस ओवेंस, टकर कार्लसन, ये सब बातें कर रहे हैं। अभी कुछ छुपी ढकी बातें नहीं है। ये मेन स्ट्रीम में भी, लगभग मेन स्ट्रीम सोशल मीडिया में बातें आ चुकी है। हम्म और सीएनएन और न्यूयॉर्क टाइम्स कौन पढ़ता कौन है? अभी बिल्कुल तो ये बिल्कुल। सब सोशल और मीडिया और स्टार ही और चल रहे और हमें याद है 2011 के आसपास सैमोर हर्ष ने जो कुछ इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की थी, उसको खामोश कर हैं। दिया गया। अब वो अब जी वो जी। बिल्कुल खामोश, पता नहीं उसे कहाँ बिठा दिया गया, उसकी राइटिंग्स भी अब कहीं नजर नहीं आती। तो हाँ, ये सही किस बात। किस को कैसे निपटा देते हैं, ये इनका अपना तरीका है। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूँ, ईरान और अमेरिका के बीच में कोई बातचीत होने की उम्मीद आपको लगती है? क्या उस बातचीत से कहीं कुछ निकलेगा, या ये दोनों ही तरफ से टाइम खरीदने की कोशिश है, वक्त गुजारने की कोशिश है? क्या लगता है आपको? देखो, ईरान ने तो अपना दरवाजा खुला रखा है। ईरान का क्लियर कट बोला है कि नंबर वन, अभी मुझे गारंटी दीजिए कि आप मुझ पे अटैक नहीं करोगे, पहले तो ये करो। हम्म बातचीत करते हो, अटैक करते हो बाद में। तो एक तो नंबर वन वो गारंटी चाहिए। वो गारंटी तो अमेरिका दे नहीं पाएगा, क्योंकि उसके हाथ में है ही नहीं। इसराइल कब क्या करेगा क्या मालूम। दूसरी बात कि ईरान के बेसिक्स जो है कि मुझे 3.67% जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट का अधिकार है वो मेरा है, एनपीटी का सिग्नेटरी हूँ। आईए के स्ट्रिक्ट
कंडीशंस के अंदर मैंने अपने आप को प्रूव किया है, तो मेरा तो अधिकार है, कोई छीन नहीं सकता। न्यूक्लियर एनरिचमेंट मेरे देश में होगा, मेरा एनरिच यूरेनियम में दूसरे किसी को देने वाला नहीं है। तो उसकी कंडीशन बहुत क्लियर है, जो ओबामा के डील साइन हुई थी वही होनी, और कुछ नहीं होने वाला नहीं है, ठीक है। और ईरान भी अभी बातचीत करते करते टाइम निकाल रहा है, क्योंकि वो दुनिया को बता रहा है कि भाई मैं इंटरनेशनल लॉ के अंदर पूरा ऑपरेट कर रहा हूँ। ये लोग हैं जो इलीगल तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। तो ईरान के साथ पूरी दुनिया के देशों का सपोर्ट ईरान के साथ है। ओके, ये ईरान बहुत स्मार्टली अपने डिप्लोमेटिक स्टेप्स प्ले कर रहा है। ओके, और एक जगह पे ईरान झुक नहीं रहा है, या ईरान कहीं भी कोई ऐसी काम नहीं कर रहा है जिससे ईरान को नुकसान हो। तो ईरान को भी फायदा पहुंच रहा है, पूरे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को पहुंच रहा है, पैलेस्टाइन को पहुंच रहा है। ईरान बहुत ही नाजुक तरीके से ये चीजों को संभाल संभाल कर, और अराक्ची भी बहुत स्मार्ट है। इसके पहले भी जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो भी गुजर गए थे हमारे रईसी जी के, प्रेसिडेंट रईसी के साथ, अब्दुल हयान, वो भी बहुत बहुत ही कमाल के फॉरेन मिनिस्टर थे। तो अराक्ची भी जो आए वो भी बहुत ही कैपेबल है, और वो जिस प्रकार से चीजों को डील कर रहे हैं, जो रोज उसके बयान आ रहे हैं ना, बहुत ही एडवांस्ड डिप्लोमेट उनको वापस मिस्टर अराक्ची के फॉर्म में मिला है। बिल्कुल, वो बहुत ही मजबूती से यानी अपनी बात भी रख रहे हैं। यानी ईरान ने अपने आप को फौजी ताकत के तौर पर भी और डिप्लोमेसी के हिसाब से भी अपने आप को बहुत ही परफेक्ट करके चला रहे हैं। और तकरीबन उसी तरह से देखिए, हूथी सरकार के रिकॉग्निशन को अगर एक तरफ रख दिया जाए, तो हूथियों ने भी अपनी पूरी यानी फौजी ताकत भी दिखाई है और डिप्लोमेसी भी दिखाई है। ईरान अमेरिका के साथ बातचीत की है, अमेरिका पर हमले बंद किए हैं, तो वो भी बड़े डिप्लोमेसी में काफी बहुत ही कमाल का काम हो रहा है। जिसको लोग हुकूमत नहीं मान रहे वो चला रहे हैं सब कुछ। अच्छा, अब ट्रम्प को भागना पड़ा ना, 1 महीने के अंदर ट्रम्प को भागना पड़ा वहां से, बहुत बड़ी बात है। इसराइल को अकेले छोड़ दी, भाई तू देख ले, मैं नहीं लड़ पाता इनके खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है अगर अगर वो किसी किसी लेवल पर भी इजरायली लॉबी से थोड़ा सा अगर अपने आप को आजाद महसूस करे, तो ये गाजा में भी इसको ऐसे ही छोड़ के जाएंगे। क्या क्या होगा नहीं मालूम, लेकिन इजराइल बहुत तेजी से गिरता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, तो यूरोप की तरफ से तो सैंक्शंस की बात आ रही है। हाँ, स्पेन तो बहुत क्लियर पोजीशन ले रहा है, और यूरोपियन यूनियन में भी अभी बातचीत चल रही कि इसराइल के साथ हमारे ये संबंध तोड़े, उनको हम लोग अभी इनके साथ ट्रेड ना करें। तो यूरोपियन ब्लॉक उस प्रकार से वो बात कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। अमेरिका में भी चेंजेस आने वाले हैं। जोरान ममदानी का जो इलेक्शन हुआ न्यूयॉर्क में प्राइमरीज में, ये बहुत बड़ी साइन है कि आप एंटी इजराइल एजेंडा पे, आप गाजा के सपोर्ट में, जेनोसाइड के खिलाफ आप इलेक्शन जीत सकते हो। आपको इजराइल लॉबी के खिलाफ लड़ने की बात नहीं है। इनफैक्ट जोरान का जीतने का ही कारण ये था न्यूयॉर्क में कि उसने गाजा के खिलाफ जो बात की, इसलिए जोरान जीत रहा है। ट्रम्प के खिलाफ बात की, इसलिए जीत रहा है। मोदी के खिलाफ बात की, इसलिए जीत रहा है। ये एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड न्यूयॉर्क के पॉलिटिक्स से बता दिया है कि आप इजराइल लॉबी को चैलेंज करके न्यूयॉर्क, जो टेल अवीव के बाद सबसे बड़ा शहर है, वो आप जीत सकते हो। तो बहुत बड़ा टर्न अराउंड आ रहा है अमेरिकन पॉलिटिक्स। यानी अब इजराइल को अमेरिका की सपोर्ट खत्म होती हुई नजर आ रही है, पैरों के नीचे से जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। खिसक रही है, खिसक रही है, तो ये जो जमीन खिसक रही है, इसका मतलब तो फिर वही है जो 2028 की आप बात कहते हैं, तकरीबन उस तरफ को बात जा रही है। उधर से वहां से सपोर्ट गिरे, यहां से हमास और ईरान और हूथी इसको निपटा लें, तो ये हालात बिल्कुल। अभी नॉर्मल फ्लाइटें वहां चालू नहीं हुई हैं, वहां से इजराइल से आउट गोइंग फ्लाइटें नॉर्मल अभी उस तरह से नहीं हुई हैं। आपको क्या अंदाज है कि जब नॉर्मल फ्लाइटें होंगी तो फ्लाइट भर के जाएंगी, खाली आएंगी? क्या क्या लगता है? आपसे पहले भी हुआ, कई बार हुआ है ऐसा? जी जी, नहीं नहीं, एक्चुअली एक बहुत अजीब और गरीब बात है। मतलब ये दिखता है, क्योंकि फ्रांसिस कैल्विनीज के बारे में बात करनी चाहिए। फ्रांसिस कैल्विनीज ने जो यूनाइटेड नेशंस के थ्रू से एक स्टडी की कि दुनिया के टॉप 60 कॉर्पोरेट हाउसेज है जो इजराइल के पूरे नरसंहार में इन्वॉल्व है। सबका अलग अलग तरीके से, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी, हथियार, हवाई जहाज वगैरह वगैरह, ऐसे 60 कॉर्पोरेशन है जो सबके सब इन्वॉल्व है इसराइल के जेनोसाइड में। तो दूसरी जगह पे इसराइल की इकोनॉमी तो कोलैप्स हो ही रही है, क्योंकि आप सस्टेन नहीं कर सकते इसको, मगर उनका स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है। हथियारों का जो स्टॉक मार्केट है इसराइल में, इतनी शर्मनाक बात है। अमेरिका में वही बात है कि स्टॉक मार्केट जो है हथियारों वाला, वो सब, वो इकोनॉमी अभी रहा नहीं है, क्योंकि आपका जो
आपकी आर्मी में जो लोग हैं वो बेसिकली को डेली नौकरी करते हैं और उसके बाद आर्मी में आते हैं। इनके पास रेगुलर आर्मी तो होती नहीं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि जमीन की लड़ाई में तो बहुत बहुत वीक है। ओके, नाउ द पॉइंट कम्स के फ्रांसिस कैल्विनीज ने, इसलिए मैंने जिक्र किया कि अमेरिका ने उस पर भी सैंक्शन डाले। जी हाँ, उस पर भी सैंक्शन लगा दिए भैया। जो भी उस पे उनके sanction- खिलाफ बोलेगा वो उसको हाँ उस पर ये पाबंदी लगा देंगे कि आप अमेरिका नहीं आ सकते, अमेरिका में हाँ, तो फ्रांसिस कैल्विनीज इतनी फेमस हो चुकी है दुनिया में कि उसका नाम अभी नोबेल प्राइज के लिए चल रहा है। जी जी जी। अगर फ्रांसिस कैल्विनीज बोल रहे कि दिस इज द स्टोरी इज नॉट अबाउट मी, हम्म, गाजा के बारे में बात कीजिए, गाजा का नरसंहार हो रहा है, वो लोगों के बारे में बात कीजिए। बिल्कुल। तो मेरा बोलना है कि इस बार जो नोबेल प्राइज मिले हाँ, वो गाजा के लोग, वेस्ट बैंक के लोग, पैलेस्टाइन की अवाम को दी जाए, हम्म, जो रोज संघर्ष कर रहे हैं जीने के लिए। हम्म, उनके एम्बुलेंस और नर्सेस को दिए जाए, उनके पत्रकार को दिया जाए, उनके डॉक्टर्स को दिया जाए, हम्म, जो आज वहां जी रहे हैं वो समाज को बचाने। मुझे तो पता नहीं वो लोग कैसे जी रहे, किसी को भी नहीं समझ में बात आ रही है। बिल्कुल ओके, बिल्कुल। तो ये और पैलेस्टीनियन समाज को इस बार का नोबेल प्राइज दिया जाए, ये तो हम जैसे लोग को बोलना चाहिए, और फ्रांसिस कैल्विनी जैसे लोग को भी दिया जाए, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि वो बिल्कुल एक प्रतीक बन चुकी है, वो इतनी खुलकर बातें कर रही है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल वो ये खुलकर एकदम लीगल फ्रेमवर्क में, इंटरनेशनल लॉ के लीगल फ्रेमवर्क में बात कर रही है। और पूरे जितने वेस्टर्न लीडर्स हैं सबको उसने मतलब जीरो कर दिया है उसके सामने, हम्म, फ्रांसिस का। और यूनाइटेड नेशंस का भी कभी एक स्टेटमेंट आया है या उसकी कुछ बात हो रही है कि यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी फ्रांसिस कैल्विनीस के लीगल सिक्योरिटी के लिए भी कुछ बात की जाए। तो हम्म, उसके लिए दुनिया में बहुत सपोर्ट आ रहा है फ्रांसिस कैल्विनीस के लिए। बिल्कुल। अच्छा, भारत जैसे इसराइल के दोस्तों का क्या होगा? मुझे तो उसकी फिक्र रहती है, क्योंकि भारत, बहरहाल हम इस देश में रहते हैं और हमारी सरकार ने इसराइल के साथ हैं ये कह दिया था पहले ही दिन। क्या क्या लगता है, अब आने वाले वक्त में कुछ तब्दीलियां आएंगी क्या? भारत की विदेश नीति में भी कुछ इशारे तो वहां से मिले, ब्रिक्स से कुछ ऐसे इशारे मिले। आपको क्या लगता है? देखिए, मोदी जी को ट्रम्प से सीख लेना चाहिए। हम्म, सुपरमैन था ना, सुपरमैन, हम्म, तो उसकी एक वीकनेस थी क्रिप्टोनाइट, हम्म, बराबर। हम्म, वो क्रिप्टोनाइट करके जो एक स्टोन था, अगर वो आ जाता था तो सुपरमैन का पावर खत्म हो जाता था। तो ट्रम्प का क्रिप्टोनाइट नेतन्याहू है, हम्म, अमेरिका का क्रिप्टोनाइट इजराइल है। हम्म, जो इजराइल के साथ गया वो खत्म हो गया, हम्म, वो दिख रहा है। अभी भी मोदी जी के लिए वक्त है कि वो निकल जाए, क्योंकि भारत दुनिया में बदनाम हो चुका है इजराइल के साथ अलायंस जाने में। हम्म, और ये मोदी का करतूत है, पिछले 10-11 साल में जो मोदी ने कर दिया है। इसलिए आज भारत को कोई भी देश ट्रस्ट नहीं करता। वो एक हिंदुत्व, राइट विंग कंट्री, जो एंटी माइनॉरिटी, एंटी मुस्लिम, क्रिश्चियन, एंटी दलित, जो पूरा दुनिया में दिख रहा है। ओके, और उसके साथ इंडिया की इमेज ना नॉन अलाइंग मूवमेंट में हो रही है, ना ब्रिक्स में हो रही है, ना शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में रही है। आप वोटिंग पैटर्न देखें, यूनाइटेड नेशंस के जो लास्ट सीज फायर का जो पास हुआ प्रस्ताव, हम्म, उसमें हम लोग ने एब्सटेन किया। जी जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन ने भी इसराइल के खिलाफ वोट किया, तब हम लोगों ने एब्सटेन किया। जी जी। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रस्ताव आया था ईरान को सपोर्ट करने में और कंडेम करने के लिए इसराइल अमेरिका को, हम्म, वहां हम लोग ने साइन नहीं किया, हम्म, ठीक है। ब्रिक्स में हम लोग ने साइन किया पैलेस्टाइन का भी, क्योंकि लूला बहुत क्लियर है पैलेस्टाइन के सवाल पे, हम्म, वो जरा भी यहाँ वहां नहीं जाता। हम्म, तो पैलेस्टाइन के सपोर्ट में जो जो प्रस्ताव पास हुए वो भी हम लोगों ने साइन किया। ईरान के खिलाफ जो वॉर हुआ उसके भी हम लोग ने साइन किया। हम्म, तो किधर क्या जाके साइन करता है ना, वो मोदी का कोई ठिकाना नहीं रहा। ओके, इसलिए अरे हम लोग का ये आइसोलेशन है। मतलब इशारा और इशारा तो और एक इशारा तो खतरनाक ये मिल रहा है। अग्रीमेंट कुछ साइन होने वाली है। हाँ, इशारा तो ये मिल रहा है कि भारत अब मजबूर है कुछ बदलने के, रास्ता बदलने के लिए मजबूर होता हुआ नजर आ रहा है। ये इशारा तो मिला। अब कोई खास बात अगर आखिर में रह गई हो तो, हमारे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है। हाँ हाँ, ठीक है। जी। नो, आई थिंक दैट एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट अभी आ चुका है, खास करके ईरान ने जो 12 दिन की जंग में इसराइल को हरा दिया था। जी अमेरिका को आना पड़ा, रोकना पड़ा। तो वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। आने वाले हफ्तों, महीनों में कोई ना कोई बड़ी जंग होने वाली है, सबकी तैयारी चल रही है, हम लोग जानते हैं। जी जी जी। ओके, बड़ी बड़ी तो इतना बड़ी ही बोलना जंग, है। बड़ी जंग हो सकती है बड़ी जी जंग की हमारे। तैयारी चल रही है, बड़ी जी जंग की जी जी। तैयारी चल रही बहुत है। बहुत और बहुत शुक्रिया। वो जंग विल बी द एंड ऑफ इसराइल, वो बाद में खत्म हो जाएगा, क्योंकि इनके अगली, पास मौका था। हाँ, हाँ, अगली जंग जो होगी उसमें इसराइल का खात्मा यकीनी है, आप ये बात कह रहे हैं। जी बहुत बहुत जी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।
मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।